होगी अब हरियाणा के स्वास्थ्य की, यानी कि बात होगी आपके स्वास्थ्य की। कोरोना के बाद कितने चैलेंजेस डॉक्टर्स को फेस करने पड़े हैं, और ख़ास तौर पर आपकी जो जीवन में बदलाव आए हैं कोरोना के बाद। कुछ लोग जो अनहेल्दी फूड खाते थे, उन्होंने अब अपने डाइट प्लान को चेंज कर लिया है, और कैसे अब आगे खास तौर पर हरियाणा की महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर क्या चुनौतियां फेस कर रहा है हरियाणा, इस पर भी बातचीत करेंगे। तो सभी मेहमानों को मैं आमंत्रित करती हूं। मैं बुलाना चाहूंगी डॉक्टर जितेंद्र कुमार, एकॉर्ड हॉस्पिटल से ताल्लुक रखते हैं, प्लीज आप मंच पर आइए। डॉक्टर प्रबल रॉय हैं, एकॉर्ड हॉस्पिटल से ये भी ताल्लुक रखते हैं, प्लीज आप मंच पर आइए। और इसके अलावा मैं बुलाना चाहूंगी डॉक्टर पुनीता हसीजा, आईएमए प्रेसिडेंट हरियाणा, मैम प्लीज आप भी मंच पर आइए। डॉक्टर जोगिंदर शिक्षाविद हैं, आप भी प्लीज मंच पर आइए। तो हम बात अब करने जा रहे हैं हरियाणा के स्वास्थ्य की, क्योंकि बेहद जरूरी है। अगर आप स्वस्थ रहेंगे तभी तो आप अपने सपनों को पूरा कर सकेंगे, इसलिए बेहद जरूरी है हरियाणा के लोगों के स्वास्थ्य के बारे में जानना, समझना, क्योंकि कोरोना के बाद बहुत सारी चीजें बदल गई हैं, खास तौर पर हेल्थ को लेकर। जो लोग पहले इतना जागरूक नहीं थे, कुछ लोग तो ऐसे भी थे जिनको ये लगता है कि नहीं हमें कोरोना कुछ कर ही नहीं सकता। खान पान को लेकर स्पेशली ये कई बार सर्वे भी किया गया है कि खान पान अब लोगों का इतना बिगड़ गया है, जिसका सीधा असर मानसिक तौर पर भी कहीं ना कहीं लोगों को पड़ता है। तो बेहद जरूरी ये विभाग है स्वास्थ्य पर चर्चा करने के लिए। तो चारों मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, आपका मैं स्वागत करती हूं। और अब मैं बुलाना चाहूंगी मेरे को पैनलिस्ट हार्दिक प्लीज और जयप्रकाश, आप आइए, जो इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे और आपकी बात करेंगे, आपके स्वास्थ्य की बात करेंगे। ओवर टू यू हार्दिक और जयप्रकाश। बहुत बहुत धन्यवाद मनु। और ऐसा कहा गया है, हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख सूत आज्ञाकारी। बच्चा आज्ञाकारी हो ना हो, पत्नी में संस्कार और गुण हो ना हो, घर में पैसा हो ना हो, लेकिन सेहत अच्छी होनी चाहिए। और आज हम इसी पहले सुख की बात करेंगे, स्वास्थ्य की बात करेंगे। मेरे साथ डॉक्टर जितेंद्र कुमार हैं, एकॉर्ड हॉस्पिटल में नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं। ईएसआई मेडिकल कॉलेज में वो बतौर प्रोफेसर काम कर रहे हैं, और मात्र 3.5 साल के मरीज का किडनी ट्रांसप्लांट करने वाले एक बेहतरीन डॉक्टर हमारे बीच मौजूद हैं। साथ ही डॉक्टर प्रबल रॉय हैं, जो कि एब्डोमेन सर्जरी और मेटाबॉलिक सर्जरी, लेप्रोस्कोपी जो होती है टेक्निक, उसके माध्यम से सर्जरी करते हैं। बहुत ही प्रसिद्ध सर्जन हैं हरियाणा के। साथ ही डॉक्टर प्रबल रॉय जो लेप्रोस्कोपी के प्रसिद्ध सर्जन हैं, और एब्डोमेन सर्जरी यानी ये जो हमारा ऊपरी धड़ होता है, इससे रिलेटेड थोरेसिक रीजन, एब्डोमेन रीजन में जितनी भी सर्जरी होती है उसमें उन्हें महारत हासिल है। 25 साल का अनुभव है। बैरिएट्रिक सर्जरी करने में हरियाणा के वो पहले सर्जन हैं। साथ ही जो वेट लॉस होता है, वजन कम करने के लिए इस सर्जरी को किया जाता है, जो कि गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी होती है, इसमें उन्हें महारत हासिल है। थोरेस्कोपिक सर्जरी करने वाले भारत के कुछ चुनिंदा डॉक्टर्स में से एक हैं डॉक्टर प्रबल। और आपको बता दें कि एकॉर्ड हॉस्पिटल फरीदाबाद में वो चेयरमैन भी हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा डॉक्टर पुनीता हसीजा जो हैं, आईएमए हरियाणा की अध्यक्ष हैं, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, और आईएमए फरीदाबाद की पहली महिला अध्यक्ष बनने का गौरव भी उन्हें प्राप्त है। महिला सशक्तिकरण का ऐसा उदाहरण हमारे मंच पर मौजूद है। कोरोना काल में हजारों लोगों की जान पुनीता जी ने बचाई है, और बेस्ट डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का अवार्ड इन्हें मिला है। चाहे राज्य सरकार की तरफ से हो, केंद्र सरकार की तरफ से हो, ऐसे अवार्ड्स की कई झड़ियां जो हैं इनके घर पर आपको देखने को मिलेंगी। और इसके अलावा डॉक्टर जोगिंदर जी हमारे साथ हैं, जो कि ओपीजेएस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं और पिछले 100 सालों से एजुकेशन इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। ओवर टू यू। बिल्कुल, तो हार्दिक ने सभी मेहमानों की हमारी खासियत बता दी है, और अब हम चर्चा करेंगे। और देखिए, जब डॉक्टर पुनीता हसीजा की बात हुई तो लेडी फर्स्ट ही कर लेते हैं। पहले डॉक्टर ही बनना चाहती थी या कुछ और सपना लेकर आई थी आप? नहीं, मैं शुरू से ही डॉक्टर बनना चाहती थोड़ा थी। माइक ऊपर। पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी जी न्यूज़ का कि हमें इस पैनल डिस्कशन के लिए बुलाया, और हमने बहुत अच्छे वक्ताओं के सुने वक्तव्य, और काफ़ी इंस्पिरेशनल टॉक थी। तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस। आपकी जर्नी के बारे में हम जानना चाहेंगे, फिर आपके बारे में तो बहुत सारा हार्दिक ने बता दिया। यस, जर्नी है कि मैं एक आर्मी बैकग्राउंड है। मेरे फादर फ्रीडम फाइटर सुभाष चंद्र जी के साथ बर्मा से इंडिया आए, INA ज्वाइन, इंडियन नेशनल आर्मी ज्वाइन करी, और उसके बाद हम डिफरेंट केंद्रीय विद्यालय में पढ़े।
और शुरू से ही मेरा बचपन से ही ड्रीम था मुझे डॉक्टर बनना है, और मैं बनी। और मेरा ये होम कह सकते हैं, मेरा फर्स्ट होम जिसे कह सकते हैं, रोहतक मेडिकल कॉलेज जो PGIMS रोहतक है, इसकी ग्रेजुएट हूँ मैं। तो बहुत अच्छा लगा मुझे, तो आपने मेरी जन्मभूमि कर्मभूमि में बुलाया, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू पुनीता जी, सबसे पहले तो यही जानना चाहूँगा, क्योंकि हम दोनों ही मर्द हैं और मर्दों को महिलाओं की समस्याओं के बारे में जानने में बहुत वक्त लग जाता है। मेनोपॉज हुआ या पीरियड्स हुए, इसके बारे में बात करने में हम आदमी तो बहुत शर्माते हैं घरों में। थोड़ा आप बताइए, ताकि जो पुरुष वर्ग है वो भी पीरियड्स के बारे में जान सके, महिलाओं से जुड़ी समस्याओं के बारे में जान सके। साथ ही क्या आदमियों में भी मेनोपॉज जैसा कुछ होता है, इसके बारे में भी आप कुछ बताइए। बिल्कुल। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्योंकि हम कहते हैं मतलब आदमी औरत, हस्बैंड वाइफ एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं, तो एक दूसरे के बारे में हमें जानना चाहिए और अच्छी तरह से जानना चाहिए, स्पेशली हेल्थ इश्यूज़ के बारे में। क्योंकि मेनोपॉज एक ऐसा फेज़ है लेडी की लाइफ में जब उसको पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं, हार्मोन लेवल थोड़ा कम हो जाता है उसके। ये 40 ईयर्स में अब स्टार्ट होने लग गया है, 55 ईयर तक मोस्टली हम मानते हैं कि मेनोपॉज आ जाता है। बट ये हार्मोन्स की जो कमी आनी शुरू हो जाती है, उसकी वजह से उसमें काफ़ी चेंजेस आते हैं। इमोशनल चेंजेस सबसे ज़्यादा आते हैं, चिड़चिड़ापन हो जाता है, हेडेक है, प्लस फिजिकली, इमोशनली, सोशली भी बहुत चेंजेस आते हैं। और उसके अलावा उसको प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज़ भी आने लग जाते हैं, हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, बोन डेंसिटी कम होने लग जाती है। तो ये सब चीज़ें अगर हमारे हस्बैंड को नहीं पता होंगी तो उसका ट्रीटमेंट या उसको कैसे समझेंगे। हमें लगता है चिड़चिड़े हो गए, लेकिन हस्बैंड को ये बात पता है कि मेनोपॉज है, मेनोपॉज के सिम्टम्स हैं, कि ये चीज़ें उसको स्वेटिंग हो जाती है, एक्सेसिव स्वेटिंग। वो कहेगी पंखा लगाओ, AC लगा दो, किचन में भी लगा दो AC, लेकिन उसको लगता है पता नहीं क्यों इसके नखरे बढ़ गए हैं, लेकिन इट इज़ ऑल हार्मोनल। एंड उसको समझना चाहिए कि स्वेटिंग हो रही है, एकदम हॉट फ्लशेस आते हैं कि सडनली एकदम बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, स्वेटिंग होने लग जाती है, प्लस हेयर फॉल, एंड प्लस एज के हिसाब से फेशियल एंड जो हमारे लुक्स में भी चेंज आने लग जाते हैं। तो आई थिंक हस्बैंड को अगर ये पता होगा कि ये चेंजेस नॉर्मल हैं तो उसका एनुअल चेकअप भी कराएंगे, क्योंकि मैंने बताया कि जैसे मेनोपॉज आता है तो हार्ट प्रॉब्लम्स, बोन प्रॉब्लम्स लेडीज में बढ़ जाती हैं एज कम्पेयर टू मेल्स, उनमें हार्ट अटैक आने की संभावना बढ़ जाती है। तो एनुअल चेकअप के लिए भी उसको मोटिवेट बिल्कुल, करेगा। आपने बहुत सारी अहम बातें बताई। मैं लौटूंगा, पहले देखिए स्वास्थ्य की बात हो गई, अब शिक्षा की बात भी हो जाती है। जोगेंद्र जी से हम ले लेते हैं। सर, शिक्षा के स्तर को पहले तो मैं चाहूंगा कि आप अपनी जर्नी के बारे में बताएं और हरियाणा के शिक्षा के स्तर को आप कैसे देखते हैं। सबसे पहले मैं जी न्यूज़ का धन्यवाद करूंगा इस मंच के लिए। उसके साथ ही शिक्षा के बारे में बहुत ही सिंपल सी बात है कि हमें बच्चों के टैलेंट के अनुसार उनको अलग अलग शिक्षा के क्षेत्र में भेजना चाहिए। जबकि मैं स्पोर्ट्समैन भी हूं तो मैं उसको साथ में स्पोर्ट्स शिक्षा को भी जोड़ लेता हूं। मैं इंटरनेशनल मेडलिस्ट रहा हूँ बॉक्सिंग का, 5 बार ऑल इंडिया चैंपियन। चलिए जोरदार तालियां बजा दीजिए सर के बारे में। और इसी यूनिवर्सिटी का एल्यूमिनी हूँ। जब इस बॉक्सिंग की पहली बार ट्रॉफी आई तो उसका कैप्टन मैं ही था इस यूनिवर्सिटी के लिए। बहुत शानदार सर। और देखिए हरियाणा की मिट्टी ऐसी है, खिलाड़ी तो पैदा ही करती है, क्योंकि इसे खेलों की नर्सरी कहा जाता है और खिलाड़ियों की नर्सरी कहा जाता है। तो मैं सिर्फ इतना ही बताऊंगा कि जो स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स में जितने ही बच्चे हैं सब बहुत इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपको पेपर लिखते वक्त 3 घंटे मिलते हैं, सोच सोच के लिख सकते हैं। बॉक्सिंग है, उसका रिफ्लेक्शन विद इन सेकेंड चाहिए, गुस्सा कहाँ से आएगा, कहाँ खाना है, तो उसको आप मंदबुद्धि नहीं कह सकते। उसी तरह रेसलर है, विद इन सेकेंड उसको फैसला करना है कौन से दाव लगाना है, कौन सा दाव बचना है। तो हरियाणा का जो टैलेंट है बच्चों का, जो जेनेटिकली है, वो बहुत इंटेलिजेंट है। क्योंकि युद्ध की भूमि रही है, पहले भी सैनिक थे, सैनिक में भी यही है कि एक तलवार आ रही है, एक जा रही है, किससे बचना है किससे नहीं। तो जब हम स्टूडेंट थे तो स्पोर्ट्स में अक्सर DC, कमिश्नर, SP, चीफ गेस्ट बुला लेते थे इंस्टीट्यूट्स, तो पता चलता ये मद्रास से है, ये बिहार से है। लेकिन जब बच्चे हमारे पढ़ने लगे तो आज रोहतक में DC भी MD यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है, कमिश्नर भी MD यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है, और नगर निगम कमिश्नर भी MD यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है। यूनिवर्सिटी में और वो यहीं के हैं सभी। और हमारे बीच तो जब ये इमर्जिंग अंतर्राष्ट्रीय शब्द एजुकेशन में बहुत ज़बरदस्त आपका फिट बैठता है। बाकी फील्ड की और पॉलिटिक्स की मैं बात नहीं करूँगा। और जब अब नई पॉलिसी बनाई इंडिया गवर्नमेंट ने KG to PG, वो भी बहुत शानदार है। नहीं तो यूथ में बच्चा 10वीं 12वीं पास करते उसको लगता था कि अब मैं एडमिशन कहाँ लूँ। अब 99% की मेरिट जाती है, जिसको एडमिशन नहीं मिले 70% वो कहाँ जाए। तो KG to PG में जिसका एक बार स्कूल में एडमिशन हो गया तो उसको तो नया स्कूल ढूंढना नहीं है, वो PG तक वहीं पढ़े।
अपने इंटरेस्ट के साथ वो एडमिशन ले। और मैं लास्ट में थोड़ा अपने बारे में बता दूं, मेरे दादाजी ने गांव चिड़ी में 1922 में पहली संस्था खोली थी रोहतक में, और आज हमारा 4th जनरेशन आ गई है कि मेरा बेटा भी एक यूनिवर्सिटी में जाके काम कर रहा है, KG to PhD सनातन जे इंस्टीट्यूट बना रहे हैं हम नई रोहतक में ही। तो 4 पीढ़ी से एजुकेशन में ही लगे हुए हैं। और चलिए सर, बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब और हार्दिक, चूंकि इंटरनेशनल स्पोर्ट्समैन हमारे बीच हैं, तो स्पोर्ट्समैन से संबंधित सवाल प्रबल जी आपसे, आपके हॉस्पिटल में स्पोर्ट्समैन के लिए फ्री कंसल्टेशन की सुविधा है, इसके बारे में कुछ बताइए। साथ ही आपके हॉस्पिटल में बहुत सारे ऐसे रोगों का इलाज होता है जैसे कि वजन कम करना, पेट बढ़ने की समस्या से तो हम जैसे कितने ही नौजवान परेशान हैं आज के समय में, तो इस तरह की समस्याओं से निजात दिलाने के लिए स्पोर्ट्समैन के लिए क्या अलग से आपने सुविधाएं उपलब्ध कराई है, और हम जैसे आम लोगों के लिए क्या कुछ है आपके पास? जिनका पेट कम करना है वो अब ये जरूर सुन ले। देखिए, एक बहुत अच्छा मंच है जहाँ पर बहुत सारे लोगों को जागरूक एक साथ में किया जा सकता है। इसके लिए जी न्यूज़ का बहुत बहुत आभार। पहला सवाल था स्पोर्ट्स इंजरी के लिए। एकॉर्ड हॉस्पिटल में स्पोर्ट्स इंजरी हेल्पलाइन है, वो हेल्पलाइन नंबर हम आपको देंगे ताकि आप उसको पब्लिक कर सकें। हेल्पलाइन का एडवांटेज ये है कि उस हेल्पलाइन पे आप व्हाट्सएप पे अपने स्पोर्ट्स इंजरी के एक्सरे या रिपोर्ट्स अगर डालते हैं तो फ्री कंसल्टेशन तभी के तभी तुरंत मिलती है। कोई अगर इंटरवेंशन की ज़रूरत है तो वो इंटरवेंशन भी हम तैयार करके देते हैं आपके लिए, उसका प्लान सेट करके देते हैं। 9 out of 10 लोगों को रिहैबिलिटेशन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि स्पोर्ट्स इंजरी में कोई एरिया ऐसा इंजर हो जाता है जिसके मसल्स को स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत रहती है, जिसके लिए थोड़ा बहुत स्पेशलाइज्ड केयर आज ज़रूरी हो चुका है। आज ये समझ गए हैं हम, जैसे हरियाणा स्पोर्ट्स की धरती है, यहाँ पर स्पोर्ट्समैन तो सब हैं, लेकिन उस स्पोर्ट्समैन की परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज़ करना, यानी वो अपना शारीरिक गठन से जो मैक्सिमम अचीव कर सकता है वो अचीव करके दे पाना ही हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। वही मेडल लेकर आता है, वही रेस को जिताता है। तो इस चीज़ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और हमारा स्पोर्ट्स मेडिसिन सेंटर इसी पार्ट को पे वर्क करता है। जहाँ पर स्पोर्ट्स इंजरी हो वहाँ उसको सही तरीके से सही डायरेक्शन में अर्लीस्ट रिहेबिलिटेशन की जाए। ये था पहला सवाल। दूसरा था वेट लॉस। वेट के साथ हम सब जूझते हैं। इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हमें समझनी है कि हम इंडियंस, भारतीय जो हैं, हमारा फिनोटाइप, हमारा जो जीन मैप है वो थोड़ा सा फ़र्क है बाकी आसपास के लोगों से। जैसे हम वेस्ट से ईस्ट की तरफ आते हैं, हमारे अंदर फैट सेल्स का नंबर ज़्यादा है, हमारे अंदर एडिपोसाइट रेशियो बाकी शरीर से ज़्यादा है। उसके कारण हमें बहुत जल्दी ही फैट सेल्स के अंदर फैट की एक्यूमुलेशन हो जाती है। दूसरा पार्ट ये कि हमारा जो रहन सहन है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा बहुत ज़्यादा है, हम कार्ब्स ज़्यादा लेते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट एक ऐसी चीज़ है जो हमारे शरीर के अंदर मोटापा लाने के लिए कारगर हो जाती है, वही रास्ता दिखाती है कि कैसे मोटापा बने। ये दो हमारे मेजर कंपोनेंट्स हैं जिसके कारण हमारे पर ये जल्दी आ जाता है। इसलिए हमारे को ये समझ के रखना पड़ेगा कि स्पोर्ट्स इन अर्ली लाइफ ओबेसिटी, इन सारी चीज़ों को कॉन्कर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज यहाँ जितने लोग बैठे हैं, अगर ये प्रण कर लें कि हमारे बच्चे को हमने स्कूल में घुसने के बाद से लेकर जब तक वो अपना डिग्री फाइनल ना ले ले, किसी एक कम्पिटिटिव स्पोर्ट का पार्ट रखें, इसका प्रण लेना ज़रूरी है। अदरवाइज़ ये वर्कआउट नहीं हो सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक स्पोर्ट के अंदर बच्चा थ्रू आउट द पीरियड रहे, जिससे कि वो स्वस्थ रहे, अपनी एनर्जी को कंज्यूम कर सके। सेकेंड, एक हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ईटिंग हैबिट्स। आज किसी भी एक मेक का अनहेल्दी फूड हेल्दी फूड से ज़्यादा सस्ता है, तो बहुत आसानी से लोग उस तरफ को बह जाते हैं। ये एक BBC ने नॉर्दर्न इंडिया, दिल्ली और NCR के इस रीजन के ऊपर एक छोटा सा सर्वे किया था, जिसमें उन्होंने देखा कि हेल्थ फूड की कॉस्ट अनहेल्दी फूड से तकरीबन 20 गुना ज़्यादा है। तो 20 टाइम्स कॉस्ट तो कोई देने को तैयार नहीं है। अगर बच्चा स्कूल में पॉकेट मनी लेकर जाता है तो वो वहाँ पर हेल्दी फूड नहीं खाने को जाता, वो वहाँ पर सोचता है कि मेरे को सस्ता सा बर्गर मिल जाए, कोई पिज़्ज़ा मिल जाए जो मेरे इसके अंदर मेरी पॉकेट मनी में समा जाए। तो यहाँ पर हमारा चैलेंज आ गया। बिल्कुल सर, जुबान है कि मानती नहीं है, क्या कर सकते हैं। जितेंद्र जी, आपसे पूछना चाहूँगा कि हमारे भारत में 100 में से 17 मरीज ऐसे होते हैं जो कि किडनी की समस्या से जूझ रहे होते हैं। अक्सर हम देख रहे हैं कि हर साल 15 से 20% लोगों की बढ़ोतरी हो रही है जो डायलिसिस के लिए जाते हैं। तो ऐसे में डायलिसिस बेटर ऑप्शन है या किडनी ट्रांसप्लांट, क्योंकि सर्जरी से तो काफ़ी डर लगता है। आपका क्या मानना है? देखिए, बेहतर तो ये होगा कि किडनी फेल ही ना हो, और
अगर आंकड़ों की बात करें तो हर साल भारत में 3 लाख लोग किडनी फेलियर के शिकार होते हैं और उसमें 90% लोग संसाधन की कमी के कारण मर जाते हैं। तो पहला कोशिश ये होनी चाहिए कि किडनी फेलियर ना हो और बहुत छोटे छोटे कदम उठाने हैं। शुगर और बीपी का कंट्रोल अच्छा करना है, ओवर द काउंटर मेडिसिन नहीं लेना है, जीवन शैली में उचित बदलाव करना है, जंक फूड नहीं खाना है, और अगर किसी को कोई क्रोनिक बीमारी हो गई जैसे डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन तो उसमें प्रोएक्टिव हो करके देखिए, डायबिटीज़ में अगर किडनी की प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले यूरिन में प्रोटीन आता है जो 50 रुपये में पता कर सकते हैं, और अगर उसी समय पे वो नेफ्रोलॉजिस्ट के पास आ जाए तो उस किडनी को बचाई जा सकती, लेकिन आमतौर पर लोग एडवांस फेलियर में आते हैं। अगर किडनी फेल हो भी गई हो तो भी किडनी एक ऐसा अंग है जहां हम लोग आर्टिफिशियल मीन से मरीज को फिर भी जीवन दान दे सकते हैं। डायलिसिस एक विधि जरूर है, लेकिन इसमें एक बंधन है, अस्पताल में उसे हफ्ते में 2-3 बार आना पड़ेगा, तो ऐसे लोगों को रिहैबिलिटेट करना मुश्किल हो जाता है। तो ट्रांसप्लांट निश्चित तौर पे एक बेहतर विकल्प है और गवर्नमेंट आजकल डायलिसिस बहुत प्रमोट कर रही है। मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं ट्रांसप्लांट प्रमोट करूं, क्योंकि एक डायलिसिस पेशेंट में परिवार का या सरकार का ऑन एवरेज एक मरीज पे 2-3 लाख रुपया प्रति साल का खर्च है जी। जबकि ट्रांसप्लांट में एक मुश्त 4-5-6 लाख का खर्च दे के हम उसे लंबे तौर पे रिहैबिलिटेट कर सकते हैं। तो ट्रांसप्लांट किडनी फेलियर के लिए निश्चित तौर पे एक बेहतर विकल्प है। चलिए, एक खास बात है, ये बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई जा रही हैं हमारे डॉक्टर्स की तरफ से। डॉक्टर पुनीता हसीजा, अगर देखिए ये तो आपने अपने बारे में बताया, अपने अनुभव शेयर करे, क्योंकि हम बात करें इमर्जिंग हरियाणा की, स्वास्थ्य सेवाओं की बड़ी भूमिका होती है। आप क्या मानते हैं, हरियाणा स्वास्थ्य सेवाओं में कहाँ खड़ा है, या आपको लगता है कि अभी बहुत सुधार की गुंजाइश है और सरकार को ये सुझाव मानना चाहिए? बिल्कुल, थैंक यू। पहले मैं आपके सेकंड क्वेश्चन का जवाब दूँ। एंड्रोपॉज कहते हैं मेनोपॉज को, जो मेल में होता है, तो मेल्स में भी होता है, बट थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम सिम्टम्स होते हैं, तो इसलिए इग्नोर हो जाते हैं, बट उसमें भी ध्यान देना चाहिए, ठीक है। एंड हाँ, हरियाणा में स्वास्थ्य सुविधाओं में काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखा है मैंने, क्योंकि जब हम पढ़ते थे तो कॉलेज में गांव वगैरह में हमारी ड्यूटी लगती थी। लीगल विलेज में हमें कंपलसरी 3 महीने की ड्यूटी करनी होती थी, लेकिन ऐसी सुविधाएं नहीं थी। बट अब बहुत थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे हट्स बन गए हैं, डिलीवरी हट्स हैं, एंटीनेटल चेकअप होता है। प्लस हम जो IMA के डॉक्टर्स हैं, हर महीने की 9 तारीख को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान में एक दिन हम वहाँ जाके फ्री OPD करते हैं। वहाँ हाई रिस्क पेशेंट्स को देख के उनका हम जजमेंट करते हैं और उनको हॉस्पिटल डिलीवरी के लिए प्रमोट करते हैं। तो पिछले 4 साल से जब से योजना शुरू हुई है, हमने मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को काफ़ी हद तक कम होते देखा है। प्लस इन्फेंट मोर्टेलिटी, जैसे पैदा होते बच्चे की डेथ हो जाती है क्योंकि होम डिलीवरी होती है, प्रॉपर्ली हैंडल नहीं होता, तो उसमें काफ़ी बदलाव आया है। प्लस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स में कुछ अच्छी जगह पर हार्ट सेंटर्स खोले गए हैं, CT स्कैन MRI सेंटर्स लगाए गए हैं, लेकिन अभी भी हमारी GDP का काफ़ी हद तक हिस्सा जो है अभी हेल्थ पे खर्च नहीं होता है। जब तक वो नहीं खर्च होगा तब तक हमारी सुविधाएं उतनी सुधर नहीं सकती हैं। कोविड में हमने देखा कि कोविड में प्राइवेट हॉस्पिटल्स का बहुत ज़्यादा योगदान था। तब मैं फरीदाबाद की प्रेसिडेंट थी, हमने 70 हॉस्पिटल्स अपने कोविड में दे दिए। 6 हमारे कॉर्पोरेट 7 कॉर्पोरेट हॉस्पिटल से, प्लस गवर्नमेंट हॉस्पिटल एक ही था। बट फिर भी आप देखिए फरीदाबाद में जब प्राइवेट हॉस्पिटल 7 जुड़े गवर्नमेंट के साथ, तो फरीदाबाद में हम मैक्सिमम तरीके से कोविड को डील कर पाए, और पूरे इंडिया में, हरियाणा में और पूरे इंडिया में रादर हमारे फरीदाबाद को फर्स्ट प्राइज़ मिला कोविड मैनेजमेंट में। तो सुविधाएं बहुत अच्छी हैं। अब अमृता हॉस्पिटल एक आया है फरीदाबाद में हमारा, अम्मा जी का, उसके आने से डेफिनेटली सुधार बहुत होएगा। लेकिन अभी भी एक रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि GDP का एटलीस्ट 5 to 6% हेल्थ बजट में खर्च होना चाहिए, तब जाके हम काफ़ी हद तक एट पार विद अदर डिस्ट्रिक्ट्स, अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया आ सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू पुनीता जी। प्रबल जी, आपसे सवाल है, आपका जब प्रोफाइल पढ़ने पर आता है तो थोरेस्कोस्कोपिक सर्जरी, बैरिएट्रिक सर्जरी, एब्डोमेन सर्जरी, मेटाबॉलिक सर्जरी, इतने भारी भरकम शब्द हैं कि हमारी हरियाणा की जो आम जनता है उसे समझने में दिक्कत होती है। आपका काम मैं जानना चाहूँगा कि किस तरह से आप लोगों का दुख हरते हैं, ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जिनका समाधान आप करके देते हैं? देखिए, सवाल तो बहुत अच्छा है। इसलिए अच्छा है क्योंकि मेडिकल टर्म्स अपने आप में हमेशा ही बहुत कॉम्प्लेक्स और जटिल रही हैं,
और लोगों तक उनकी समझ पहुंचाना मुश्किल होता है। साधारण तौर पर मैं एक सर्जन हूँ, सर्जन का काम होता है ऑपरेशन करना, ऑपरेशन से इलाज करके मरीज़ को बीमारी से निदान दिलवाना। जितनी बीमारियां हैं अगर हम उनको देखें, जो बीमारियां कट के निकल जाती हैं शरीर से वो ख़त्म हो जाती हैं। तो सर्जन के पास मरीज़ का आना 1, 2, 3 बार में ख़त्म हो जाता है। लेकिन फिजिशियन, किडनी फेलियर के डॉक्टर हैं, इनके पास में आजीवन मरीज़ एक बार किडनी फेल होती है तो वो जब तक है तब तक इनका मरीज़ है, उसको बार बार आना जाना पड़ता है। इसलिए ये भी सर्जरी प्रमोट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ट्रांसप्लांट करके अस्पताल आने जाने से अपने आप को निजात दिलवाएं। तो सर्जन का काम यही है। थोरैकोस्कोपिक सर्जरी यानी थोरैसिक यानी छाती के अंदर बहुत सारे रोग हैं। छाती एक पिंजरे के अंदर बंद है, हमारी रिब्स, हमारी पसलियाँ उसको एक बंद एरिया के अंदर रखती हैं। तो उसके अंदर इससे पहले सर्जरी जब की जाती थी तो छाती को काट कर करना पड़ता था, बड़े बड़े निशान लगते थे, बहुत कुछ होता था और रिकवरी डिफ़िकल्ट होती थी। थोरैकोस्कोपी वैसे तो बहुत पुरानी है, मैं 2002 से थोरैकोस्कोपी कर रहा हूँ। मैं सबसे पहले इंग्लैंड गया था, वहाँ पर जाकर ये सीख कर वापस आया और मैंने हरियाणा में सबसे पहले शुरू किया यहाँ पर 2002 से। सो थोरैकोस्कोपी में क्या हुआ कि छोटे सुराख से सर्जरी की जाती है जिससे छाती को काटने की ज़रूरत ना पड़े, पसलियों को चोट ना पहुँचे, रिकवरी इमीडिएट और जल्दी हो। बेरियाट्रिक सर्जरी वेट लॉस सर्जरी को कहा जाता है। मेटाबॉलिक सर्जरी उसका पार्ट है जहाँ पर मरीज़ की डायबिटीज़ को ऑपरेशन द्वारा ठीक किया जाता है। जो अनकंट्रोल्ड डायबिटिक्स है, जिनको बहुत ज़्यादा इंसुलिन की ज़रूरत है, जिनका वज़न ज़्यादा है, इन सब के लिए ये सर्जरीज उपलब्ध हैं और बहुत अच्छे तरीके से इनको डील करने के लिए सक्षम हैं। चलिए मैं आऊँगा, लेकिन इस बीच आपको बता दें हमारे बीच कृषि मंत्री जेपी दलाल जी आ गए। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ी देर बाद उनसे हम संवाद करेंगे। उनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए, क्योंकि हमारा जो हरियाणा है वो कृषि पर निर्भर है और कृषि मंत्री सामने होंगे तो बहुत सारे सवाल जवाब उनसे भी होंगे। सर, मैं एक शिक्षा के स्तर पर, क्या आपको लगता है कि अभी जिस तरह मैंने पहले भी वो सवाल किया था उसका आप थोड़ा नहीं बता पाए कि अभी कहीं शिक्षकों की कमी है, कहीं स्कूलों में सुविधाओं का अभाव है, आपको लगता है कि जो ढांचा है वो बदला है या भी बहुत बदलाव की जरूरत है? अभी शिक्षा के क्षेत्र में मैं आपको सीधे सीधे शब्दों में शॉर्ट में ये बताना चाहूँगा कि जो पूरे वर्ल्ड वाइज में जो शिक्षा चल रही है ना, कि प्राइवेटकरण के बगैर आप सरकार सबको शिक्षित कर नहीं पाएगी। कोई भी सरकार पहले हो, ये हो या आगे सरकार आएगी, तो जिस तरह से पहले स्कूल सिर्फ प्राइवेट्स होते थे, फिर कॉलेज आए तो बहुत सारे शिक्षक बन पाए। नहीं तो बीएड कॉलेज पूरे रोहतक डिस्ट्रिक्ट में एक था, पूरे हरियाणा में टोटल मिला के 4 कॉलेज थे और आज 500 कॉलेज है प्राइवेट कॉलेज। तो उसी तरह मेडिकल के क्षेत्र में भी प्राइवेट कॉलेजों को सरकार ने लीनियंसी देनी चाहिए, उसको खुलवा के। उसी तरह शिक्षा के क्षेत्र को जब तक फ्री नहीं करेंगे कि कोई शिक्षा कहीं से ले कहीं दे, तो जब तक पूरे देश को पढ़ाया नहीं जा सकता। जी बिल्कुल। जितेंद्र जी, एकॉर्ड अस्पताल से आप आते हैं सर, क्यों आए आपके अस्पताल? क्योंकि डर लगता है अरे लूट लेंगे प्राइवेट अस्पताल वाले, तो कैसे भरोसा जगाएंगे हमारे माध्यम से जो लाखों लोग आपको सुन रहे हैं लाइव और यहाँ बैठे हुए हैं? देखिए, आज का विषय है उभरता हरियाणा। 25 साल पहले फरीदाबाद में स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी नहीं थी। एक छोटे से सर्जरी या डायलिसिस करने के लिए मरीज़ दिल्ली जाते थे। मरीजों को परेशानी तो होती ही थी, हरियाणा का रेवेन्यू लॉस भी होता था। हम और डॉक्टर प्रबल ने इस क्षेत्र पे हम लोगों ने बहुत काम किया, बहुत सारी प्रोसीडर्स को हम लोगों ने फरीदाबाद में डेवलप किया और हम लोग एकॉर्ड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का हम लोगों ने निर्माण किया। कॉरपोरेट कल्चर की कुरीतियों से भिन्न ये अस्पताल एक अलग प्रयोग है जो डॉक्टरों के कोऑपरेटिव के रूप में विकसित किया गया है, जहां सुपर स्पेशलिटी सर्विस हम मरीजों को डायरेक्ट मुहैया कराते हैं और एक छत के नीचे एक तरफ तो एलोपैथी है ही, दूसरी तरफ जितने भी भारत के पुरातन विधाएं हैं जिसे इंटीग्रेटिव मेडिसिन कहा गया है, एक छत के नीचे होम्योपैथ, आयुर्वेद, नेचुरोपैथ सब मिलकर काम करते हैं। और दूसरी तरफ हमारी सोच फ्यूचरिस्टिक भी है, क्योंकि उस छत के नीचे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्टेम सेल और रिसर्च बेस्ड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन की परिकल्पना भी की गई है। तो निश्चित तौर पे जो आजकल के कॉरपोरेट कल्चर में मरीज और डॉक्टरों के बीच में जो अविश्वास की खाई हुई, क्योंकि बिजनेस और रेवेन्यू वाज द मोटिव, उसको बदल के उस डॉक्टर मरीज के रिश्ते के पाक रिश्ते को पुनः स्थापित करके हम आगे बढ़ना चाहते हैं। और मुझे गर्व उस अब होता है
कि जिस हरियाणा में, जिस फरीदाबाद में एक ढंग की डायलिसिस नहीं होती थी, आज विदेशों से हमारे पास मरीज़ किडनी ट्रांसप्लांट के लिए आते हैं, जिनको हम एक तरफ हाई एंड सर्जरी तो कर ही रहे हैं, साथ में उन्हें पंचकर्म, अभ्यंगम जैसे चीज़ों का फ़ायदा दे करके भी एक अच्छा मैसेज के साथ उनको भेजते हैं। और एक इराक से मरीज आई थी, तो वो पोटली मसाज देख के इतनी प्रभावित हुई कि वहाँ से कुछ पोटलियाँ बनवा के ले गई। बिल्कुल, और सीएम मनोहर लाल तो खुद ये कहते हैं कि डॉक्टर भगवान नहीं होते, लेकिन भगवान से कम भी नहीं होते। आप दुनिया की सबसे महंगी चीज़ बेचते हैं, जो है इंसान की जान। तो इसीलिए आपके पास आना वाकई में विश्वास बहुत ज़रूरी है, भरोसा बहुत ज़रूरी है। आखिरी सवाल पुनीता जी आप ही से लेना चाहूँगा। आज बॉलीवुड इंडस्ट्री में जिस तरह से फिल्में बन रही हैं, पैडमैन जैसी फिल्में आती हैं जो पीरियड्स के लिए जागरूक करती है, जनहित में जारी जैसी फिल्में आती हैं, महिलाओं की समस्या के बारे में बताती है, एज गायनिक हरियाणा की गांव की जो महिलाएं हैं उन्हें आप कैसे जागरूक करती हैं? इस पद पर रहकर, हरियाणा IMA के अध्यक्ष के पद पर रहकर आप किस तरह से हरियाणा की ग्रामीण महिलाओं के लिए काम कर रही हैं? थोड़ा इसके बारे में बताएं। हाँ जी, बिल्कुल। हमारा इसके IMA के विंग्स हैं, विमेन डॉक्टर विंग है, ऐसे मिशन पिंक हेल्थ है। मिशन पिंक हेल्थ का जो वो है मोटिव है कि हमने अपनी लड़कियों को 12, हमारा ये नारा है कि इस बार हीमोग्लोबिन 12 के पार। तो हम स्कूल्स में जाते हैं और स्पेशली जो अंडर प्रिविलेज स्कूल्स हैं, हमारी हर डिस्ट्रिक्ट में टीम बनी हुई है मिशन पिंक हेल्थ की। हम डॉक्टर सवेरे वहाँ प्रेयर के टाइम पे जाते हैं, उनको हेल्थी फूड कैसे खाना है, अवेयरनेस रिगार्डिंग गुड टच, बैड टच, पीरियड्स में हाइजीन कैसे मेंटेन करनी है, आपको आगे सोशली जो है हमारे क्राइम्स हैं उससे कैसे बचना है, स्पेशली जो साइबर क्राइम्स से कैसे बचना है, वो सब चीज़ों के लिए मिशन पिंक हेल्थ जो है वो हमारा आगे आता है। और हमारा IMA हरियाणा की तरफ से एवरी फोर्टनाइट, हर 15 दिन में एक फेसबुक लाइव प्रोग्राम होता है, उसमें हम फीमेल से जुड़ी हुई एक समस्या को लेते हैं। और हमारे हरियाणा के जो विशेषज्ञ हैं, हर डिस्ट्रिक्ट से हम कोशिश करते हैं हम किसी न किसी विशेषज्ञ को लें और उसके बारे में हम उसको पूरा फेसबुक लाइव करते हैं ताकि अवेयरनेस फैलाएं। और डेफिनेटली इससे हमने देखा है कि स्कूल्स में हम जब रिव्यू करते हैं, पिछले 5 साल से हमारा ये यानी असर हो रहा है उसका, तो उसका असर देखने को आया है। चले तो इसको मैं जल्दी से छोटा सा कमेंट, क्योंकि मेरे पास वक्त कम है। डॉक्टर प्रबल आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने अस्पताल की खूबी तो बता दी, मैं भी आ जाऊंगा सर, सस्ता लगा लेना इलाज, लेकिन एक आपका कोई अनुभव जो हमारे दर्शकों के साथ शेयर कर सकें आप। देखिए, जान बचाना, किसी की भी जान बचाना बहुत बड़ा एक रोल होता है, जो बहुत दिल से, शरीर से, मन से, सब तरफ से हमारे को बहुत ऊपर लेकर जाता है। डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है, कई बार लोग ये मानते हैं। उसका कारण ये है कि जब मरीज़ ऐसी हालत में पहुंचता है कि उसके अंदर बहुत थोड़ी सांसें बची हैं और बहुत कठिन परिस्थिति में है, तब उसको बाहर लेकर आना। अभी कुछ समय पहले यही सवाल जो आपने मेरे से पूछा, वो मेरे से पूछा गया था। उसमें मैंने बड़ी साधारण सी बात कही थी कि श्रेय डॉक्टर का तब है जब उसके पास में मरीज़ पहुंचा है जिसका आधे से ज़्यादा खून बह चुका है और आपके ब्लड बैंक में उसके ब्लड ग्रुप का ब्लड नहीं है और आपको अभी उसकी जान बचानी है और आपके पास में समय नहीं है उसके लिए। तो ये एक परिस्थिति हमारे सामने बहुत बार आती है, जिसमें हमें ह्यूमिलिटी बहुत होती है, हमारे अंदर वो मर्म जागता है जब हम देखते हैं कि इतनी कठिन हालत में भी मरीज़ को बचाया जा सकता है, उसके ऊपर पूरी जान लगाकर, जोर लगाकर। यही डॉक्टर का श्रेय रहता है, उसी के कारण वो रात को एक चैन की नींद भी सोता है, जितनी देर भी सो पाता है। सर बहुत शुक्रिया आपका, आप ऐसे ही काम करते रहिए, क्योंकि आप शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, आप सभी स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और तभी तो आप लोग मेहनत करेंगे, तभी हमारा हरियाणा बढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का।